तो ईरान ने अपना वादा निभा दिया। ट्रू प्रोमिस 2 के नाम से जो लहर आई, कल मिसाइलों की 2 वेव्स एक के बाद एक पूरे इजराइल में तहलका मच गया। पूरा इजराइल शेल्टर्स के अंदर चला गया। ईरानी आर्मी ने नसरुल्लाह की फोटो पोस्ट करके कहा कि हम आपको धोखा कैसे दे सकते थे। इसके पहले इजराइल में तेल अबीब के पास एक रेलवे स्टेशन पर 8 से 10 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। जो हमले हुए हैं उनमें 3 एयरबेस तबाह हो गए हैं। और इन सब का असर ये कि जब कल नेतन्याहू बयान दे रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। फिर शायद कैमरामैन के समझ में आया होगा कि ये कांपते हुए हाथ अगर लाइव में जाएंगे तो बेइज्जती होगी, तो उसने बकायदा उसको जूम करके हाथ हटा दिया गया। ये और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत आपका इस चैनल पर। हाजिर हूं फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान और अब ईरान को भी जोड़ लीजिए और इनके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। कल रात हमारे यहाँ जब रात के 11 बज रहे थे उस समय ईरान ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। ईरान ने इसके पहले भी इजराइल के ऊपर ड्रोन्स वगैरह फेंके थे, लेकिन उस समय जब मैंने वीडियो किया था मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि ये जानबूझकर ऐसी ड्रोन्स भेजी गई थी और ऐसी चीजें भेजी गई थी जिनको पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगता है। सबको पता था कि वो इंटरसेप्ट हो जाएंगी। उस समय ईरान कोई बड़ी लड़ाई शुरू नहीं करना चाह रहा था, वो सिर्फ ये चाहता था कि इजराइल को ये पता चल जाए कि हम भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो मिसाइल्स फेंकी गई हैं वो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। 12 मिनट में ईरान से पहुंची है इजराइल और इस 12 मिनट में ना तो इनका कोई तोड़ ढूंढ पाया है इजराइल और ना ही आयरन डोम इसको नाकाम करने में सफल रहा है। ये मिसाइल्स वो हैं जिनमें से 80% मिसाइलें निशानों पर लगी हैं जो निशाने साध कर लगाई गई थी, भेजी गई थी। अब मजेदार यह है कि अमेरिका भी कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है कि कोई खास असर नहीं हुआ है। मजेदार यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, आईटी सेल के लोग हैं। उनमें से एक साहब जो विधायक हैं उनका मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि मुर्गा छाप ये बम था। ये कुछ वीडियोज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियोज हैं उस बमबारी के बाद इजराइल के लोगों के। रोती हुई महिला दिख रही है, पैनिक में लोग दिख रहे हैं। एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा किस तरह से बंकर में लोग छुपे हुए हैं। मुर्गा छाप से बंकर में कोई नहीं छुपता है। आप यहां बैठकर चीयर लीडर बने हुए हैं, वहां क्या चल रहा है इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारियां आ रही हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है और गौर से उनको सुनिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जिससे कि खाड़ी का फ्यूचर तय होगा। पहली बात तो यह कि ईरान ने जो निशाने बनाए थे उसमें से किसी रिहायशी इलाके में किसी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया था। आप अगर वीडियोस देखेंगे तो मिसाइलें जिस तरह से जमीन पर गिर रही हैं, मिसाइलें जिस तरह से बेसिस पर गिर रही हैं और जिस तरह का इंपैक्ट आ रहा है, अगर उसका निशाना रिहायशी इमारतों को बनाया गया होता तो इजराइल से इस समय लाशों की खबरें आ रही होती। वैसे मैं आपको कई कई बार बता चुका हूं कि इजराइल अपना नुकसान कभी नहीं दिखाता है। उसको लगता है कि अपनी एक इमेज ऐसी बनाकर रखी जाए कि हमारा तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है। इसीलिए लगातार वो ऐसी खबरों को कौंसील करता है, छुपाता है। आपके सामने टाइम्स ऑफ इजराइल की एक कटिंग है। टाइम्स ऑफ इजराइल इजराइल का अखबार है और उस कटिंग में बहुत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कहां कहां पर किस किस एसेट पर इफेक्ट हुआ है। ये जानकारी प्रेस को नहीं दी गई है। यानी इस हमले में कौन कौन सी जगहों पर हमला हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी इजराइल अपने ही प्रेस को नहीं दे रहा है। और ये जानते हैं कि वहां पर इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं वहां पर प्रेस को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सब चंगासी वाला जो फॉर्मूला है वो इजराइल भी अपनाता है कि बाहर वालों को पता ना चले कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। जो मिसाइलें आपने देखी हैं उनका इफेक्ट साफ साफ दिखा है, उठती हुई आग दिखाई दी है और बहुत साफ बात है कि नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल के 3 एयरबेसिस पर यह हमले किए गए और तीनों एयरबेस फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब ये जो एयरबेस होते हैं वो क्या होते हैं? मेवातिम जैसे एयरबेस है। मेवातिम इजराइल के साउथ में एयरबेस है और यहाँ पर अमेरिका के जहाज उतरते हैं जो हथियार लेकर आते हैं, जो बाकी सारी चीजें लेकर आते हैं। यानी वो एयरबेस ईरान ने खत्म कर दिया जिससे अमेरिका के हथियार आते थे।
बन जाएगा, लेकिन बनने में वक्त लगेगा। उतने दिनों तक अमेरिका के हथियार यहां आना मुश्किल होगा। ये तो हो गया मेवातिम। दूसरा जो उन्होंने नष्ट किया है वो एयरबेस, उसका नाम है तेल नाफ। तेल नाफ तेल अवीव के बेहद करीब है। दरअसल इन हमलों में, चाहे वो हिजबुल्लाह का सुबह का हमला कल का रहा हो, चाहे हूथी का हमला रहा हो, चाहे वो शाम का रात का ईरान का हमला रहा हो, इन हमलों में एक चीज बहुत नई हुई है। अभी तक जो हमले होते थे, हाइफा पोर्ट पर हमला हो गया, नॉर्दर्न में हमला हो गया, साउदर्न में हमला हो गया, लेकिन तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की, तेल अवीव पर हमले आज तक नहीं हुए थे। तेल अवीव को माना जाता था कि आयरन डोम है। अब आयरन डोम क्या है? ढेर सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे पूरा एक सर्कल आप मान लीजिए बना हुआ है, और ज्यों ही कोई ड्रोन वगैरह आता है उसको उससे नष्ट कर दिया जाता है। माना जा रहा था कि आयरन डोम इतना मजबूत है कि तेल अवीव के अंदर कोई भी मिसाइल नहीं घुस सकती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं कि आयरन डोम जो होता है वो ड्रोन्स के लिए और छोटी मिसाइल्स के लिए तो कामयाब हो सकता है, लेकिन जब सीधे सीधे सुपरसोनिक मिसाइल्स आएंगी जो 12 मिनट के अंदर ईरान से इजराइल पहुंच जाएंगी, तो इजराइल क्या, कोई भी देश इन मिसाइलों का सामना करने के लिए तुरंत तैयार नहीं हो सकता है। और पिछली बार ईरान ने बाकायदा बता दिया था कि हम कब हमला कर रहे हैं, सब तैयार थे। इस बार ईरान ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, और हमले के कोई 2 घंटे 3 घंटे पहले से अमेरिका से ये बयान आने शुरू हो गए थे। उनको इंटेलिजेंस मिली होगी कि आज हमला हो सकता है, और जब हमला हो गया तो बाइडेन साहब जो हैं वो कहते हैं कि यूएस मिलिट्री को मैंने डायरेक्ट किया कि जो भी मिसाइलें ईरान की तरफ से आ रही हैं उनको निस्तनाबूद कर दो, उनको खत्म कर दो। अब 12 मिनट में जब इजराइल की मिसाइलें उसको निस्तनाबूद नहीं कर पाई, तो अमेरिका की मिसाइलें कितना निस्तनाबूद कर पाती? कुल मिला जुलाकर हुआ बस इतना है कि ईरान ने चूंकि इजरायली नागरिकों के ऊपर हमला नहीं किया है, शहरियों के ऊपर हमला नहीं किया है, वहां के जो रिहायशी इमारतें हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया है, लाशें नहीं गिरी हैं, तो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कहेंगे ही, क्योंकि इनका तो काम लाश गिराना है। ये तो हमला जब भी करते हैं तो रिहायशी इलाकों पर करते हैं, रिहायशी इमारतों पर करते हैं, जिसमें औरतें, बच्चे और आम शहरी मारे जाएं। लेकिन ईरान ने अपना मोरल इनसे ऊपर दिखाते हुए और केवल आर्मी के इलाकों पर हमला किया है। कल यूएन में जो ईरान के प्रतिनिधि हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से नसरुल्लाह को मारा गया था, जिस तरह से सीरिया में हमारा जो दूतावास था उस पर हमला करके हमारे लोगों को मारा गया था, उसमें हमने जो कुछ किया है वो यूएन चार्टर के हिसाब से किया है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट तो बहुत अच्छा है। इसराइल लेबनान में हमला कर दे, इसराइल फ़लस्तीन में हमला कर दे, इसराइल कहे कि हमारी सेना ज़मीन से जाकर वहाँ पर लड़ेगी, इसराइल वहाँ आम शहरियों को मार डालेगे, और अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है इसराइल के पास अपने को डिफेंस करने का अधिकार है, इसराइल हैज़ अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। जब आप लेबनान में घुसकर हमला करते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस होता है, लेकिन जब ईरान आपके शहरी इलाकों को छोड़कर, जहां लोग रहते हैं, जिन इमारतों में लोगों की रिहाइश है, उनको छोड़कर आपके आर्मी बेसिस पर हमला करता है, तो ये एस्केलेशन हो जाता है। एस्केलेशन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन नसीरुल्लाह की हत्या की गई थी। एस्केलेशन तो होना ही होना था। कल जो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा, अपने ट्विटर पर लिखा, ईरान हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। दुनिया के हर मुल्क को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अगर आज लेबनान में जिस तरह का हमला हुआ है उसके बाद सबको छोड़ दिया गया होता, कल ईरान पे भी हमला होता तो कोई क्या कर लेता? अमेरिका तो हर हाल में इसराइल के साथ खड़ा ही रहेगा, लगातार बयानात दे ही रहा है, पहले भी बयान देता रहा है, और सब जानते हैं कि इसराइल अगर अमेरिका पर भी हमला कर देगा तो अमेरिका शायद इसराइल के साथ खड़ा होगा, अपने ही मुल्क के साथ खड़ा नहीं होगा। और क्यों ना हो, जब इजरायली सोर्सेज से उनको चुनाव लड़ने से लेकर इतने सारे पैसे मिलते हैं, तो क्यों नहीं वो ऐसा चाहेंगे? और अमेरिका तो वो मुल्क है जो हमेशा चाहेगा कि जंग चलती रहे। मैं जो आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, जो लिस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ के हिसाब से कहना चाहे तो कह लें कि एमपी की है, सीनेटर्स की है, और ये वो सीनेटर्स हैं जिन्होंने अपना स्टॉक मार्केट का पैसा सारा का सारा उन कंपनियों में लगाया हुआ है जो हथियार बनाती हैं, जो हथियार बेचती हैं, जो जंग का सामान बेचती हैं। तो अगर जंग का सामान बिकता रहेगा, जंग चलती रहेगी, तो इनके स्टॉक्स ऊपर जाते रहेंगे, इनका पैसा बनता रहेगा। तो अपना पैसा बढ़ाने के लिए ये सीनेट के अंदर हमेशा ऐसी चीज़ों का
समर्थन करेंगे जिससे कि जंग चलती रहे। अमेरिका एक ऐसे मुल्क में बदल गया है जो नई नई कब्रें बनाने में, जो नए नए इलाकों को बर्बाद और तबाह करने में लगा हुआ है। और मिडिल ईस्ट में अगर जंग होती है तो उस जंग से सीधा फायदा इन हथियार की कंपनियों को होगा और उनके थ्रू इनके सारे सीनेटर्स को होगा, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई। लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली। ना तो ईरान ने मिसाइल फेंक कर इजराइल को हरा दिया, ना इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करके हिजबुल्लाह को हरा दिया है। अभी मैं आज की आपको खबर बताऊं, 3 दिनों से लगातार इजराइल कह रहा है कि हम अब जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी आर्मी जो है वो लेबनान के अंदर घुसेगी। हकीकत यह है कि एक भी इजरायली सैनिक अभी तक लेबनान के अंदर जमीन के रास्ते से घुसने में कामयाब नहीं हुआ है। उड़ीसा के पास, उड़ीसा एक गांव है, उसके पास जो लड़ाई हुई है उसमें इजराइल के सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मारे भी गए। इसके अलावा भी बाकी जहां जहां भी लड़ाई हुई है, कहीं भी किसी एडवांस की सूचना बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, इजराइल के अपने अखबारों में भी नहीं है। जो लोग मेरे वीडियोज नियमित देखते रहे हैं वो जानते हैं कि इस बात को कि मैं लगातार कहता रहा हूं कि आसमानी लड़ाई में हेलीकॉप्टर भेजकर बम गिराने में तो इजराइल लगातार सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जो ज़मीनी जंग है वो बहुत लंबी चलेगी। 2006 में जो लड़ाई चली थी वो भी कई साल चली थी। उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को हराया था और लेबनान से इजराइल को बाहर किया था। इस बार तो पहले उनको अंदर घुसना है, अंदर घुसने में कामयाबी मिलेगी, उसके बाद भी लड़ाई चलेगी और बरसों चलने वाली लड़ाई जैसी कंडीशन नजर आ रही है। आप सोचिए, सीज फायर जुलाई में होने वाला था, सब कुछ फाइनल था। मैं भी यहाँ से देख रहा था और मुझे भी लग रहा था कि जिस तरह से हमास के लोग राजी हो गए हैं, मोसाद के चीफ, सिम्बेट के चीफ, ये सारे लोग जो इजराइल की तरफ से बातचीत कर रहे थे, उनसे भी ऐसी खबरें आ रही थी कि वो राजी हो गए हैं। एक मशवरा बन गया था और 5 स्टेजेस में पूरा का पूरा सीज फायर होना था। लेकिन ठीक उसी समय नेतन्याहू ने पेच लगा दिया और उसके बाद से जब भी सीज फायर की बात किसी स्टेज पर पहुंचती है, नेतन्याहू लगातार पेच लगाता रहता है। मैं आपसे कह चुका हूं कि नेतन्याहू का सिर्फ इतना सा मामला है, जब तक जंग चलेगी तब तक वो कुर्सी पर बैठा रहेगा। अपना बच्चा तो उसका अमेरिका में रहता है, वो तो इजराइल में रहता नहीं है, उसके ऊपर कोई खतरा है नहीं। बाकी कोई मरता है जीता है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बस जंग चलनी चाहिए ताकि कुर्सी बनी रहे। अगर उस समय सीज फायर हो गया होता तो सोचकर देखिए, तो ईरान ने भी कहा था, ईरान से तो कोई जंग चल ही नहीं रही थी उस समय। हिजबुल्लाह ने भी कहा था कि जो हम नॉर्दर्न बॉर्डर पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं उसको हम बंद कर देंगे अगर सीज फायर हो जाए। ईरान ने बात के टाइम में कहा था कि अगर सीज फायर हो जाता है तो हमारे लोगों को जो मारा गया था हम उसका बदला नहीं लेंगे। यही तो धोखा दिया गया ना। ईरान के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि हमसे ये कहा गया कि आप बदला ना लो, हम सीज फायर कराने जा रहे हैं। हमने बदला इसीलिए नहीं लिया क्योंकि सीज फायर हो जाएगा, पूरे इलाके में शांति हो जाएगी तो वो सबके लिए बेहतर होगी। लेकिन इनको अंधेरे में रखा गया, इनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया और बम गिरा दिए गए हिजबुल्लाह के ऊपर, नसीरुल्लाह को मार दिया गया। जिसके बाद इजराइल ने ये एक पूरी कैंपेन चलानी शुरू की और बहुत सारे लोग उसके झांसे में आए